हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, रिलेटिवली क्वेश्चंस इजी भी थे और कुछ ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशंस देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 3, ठीक है, पीरियड नंबर 3 में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी उसका कटायन बनाने के लिए, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रुप पीरियड 3 जो है उसमें लिख लेंगे। तो क्या हम लोगों ने याद किया था? हाय हेलो, उसके बाद हाय हेलो के बाद क्या था? लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक, हीलियम के बाद नियॉन आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? ना मांगो अल्लाह से, क्या ना मांगो? ना मांगो अल्लाह से, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, क्या ना मांगो? पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड में आपको क्या दिख रहा है? क्या ये थर्ड है? इसमें तो बोरॉन आ गया, तो ये तो थर्ड पीरियड है ही नहीं। क्या ये है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम इसमें है, हाँ जी ऑप्शन में है। सिलिकॉन है, हाँ जी ऑप्शन में है। सल्फर है, हाँ जी है। और आर्गन भी है। ठीक, जैसे जैसे आप मेटल्स हैं जिस तरफ, उस तरफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है कम, और जैसे जैसे आप नॉन मेटल्स पे जाते हो, मतलब पीरियड में जाते हो लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसमें जो सीरीज दे रखी है वो एकदम सही दे रखी है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी। अब सेकंड पे चलते हैं। आप इनको भी अगर चेक करोगे, ठीक है, तो इसमें डिसऑर्डर दे रखा है, एक ऑर्डर में अरेंज नहीं है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें ऑर्डर में अरेंज है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास अगर किसी का हमें दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर हमें ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और ब्यूटेन की वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 2 इसलिए क्योंकि 2 होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, उससे डिवाइड करके बनाते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे हम 58 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 29। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। अब लेड ब्रोमाइड में क्या होगा? लेड होगा और ब्रोमाइड होगा। ठीक है, लेड होगा और ब्रोमाइड होगा, तो ये कटायन होगा और ये एनायन होगा। ठीक, ये कटायन होगा, ये एनायन होगा। अब बताओ, अगर कैथोड और एनोड दो हैं, पॉजिटिव और निगेटिव की प्लेट्स, ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाएगा अगर कि एनोड की तरफ कौन जाएगा, तो एनोड की तरफ जाएगा ये ब्रोमियम। ठीक, तो ये जाएगा ब्रोमाइड जो होगा लेफ्ट की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड की तरफ जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करके Br2 के क्या बन जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे, और जो हमें ऑब्टेन होंगे कहाँ पे? एनोड पे, और यही हमारा ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ये जो लेड है वो डिपॉजिट होगा, तो सिल्वर ग्रे डिपॉजिट जो आएगा वो कैथोड पे आएगा, और पहले ऑप्शन में क्या दे रखा था? एनोड पे आएगा, तो वहाँ हम कंफ्यूज हो सकते थे। तो एनोड पे आता है ब्राउन वेपर्स, किसके? ब्रोमीन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन आइटम, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ठीक, तो ये जो बॉन्ड पेयर होता है, इस बॉन्ड पेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन होता है। तो वो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चों? इस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। तो 4th का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब 5th देखते हैं। सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सॉलिड है, नमक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आयंस जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, या तो एक्वस होता या मोल्टन होता तो कर लेते। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कंडक्ट क्यों नहीं करता, उसके रीजंस दे रखे हैं। तो क्या रीज़न होगा? क्योंकि इट डज़ नॉट कंटेन एनी फ्री आयंस। अगर फ्री आयंस होते तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाती। ठीक है, तो 5th का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नाउ कमिंग टू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि हमें 2 एलिमेंट्स बताए गए हैं, ए और बी। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लिए। पहला एलिमेंट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 और दूसरे वाले में है 13 इलेक्ट्रॉन। तो ए में है
8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,6, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का, आपको पता ही है 2,6। बी में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,8,3, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, एल्यूमिनियम का। अब आपने कोई एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड देखा है, ऑब्वियसली देखा होगा, ठीक है, Al2O3, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या कंपाउंड मिलेगा B2A3, और B2A3 कहाँ दे रखा है, B2A3 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। एक तो ये तरीका है सोचने का। दूसरा ये तरीका है सोचने का कि आप ये सोचो कि जो बी है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बी पे चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव का, और बी पे, और ए जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ए पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव का। और जब इन दोनों का कैटायंस का आयन का कंपाउंड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रिस क्रॉस होगा तो B2 आ जाएगा और A3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, आंसर आपका B2A3 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन की परसेंटेज बतानी है NaOH के अंदर, ठीक। NaOH क्या होता है, NaOH एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हमें 40, मतलब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दे रखा है, गिवन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का मास भी हमें दे रखा है, तो हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाई टोटल NaOH का मास, यही क्या दे देगा हमें, यही दे देगा कि उस NaOH में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 1/40, ठीक। इसे 100 से मल्टीप्लाई करो आप, 100 से मल्टीप्लाई करा आपने, इसे कैंसिल करो, आंसर आया 2.5। तो यहाँ पे 2.5 कहाँ गिवन है, ए वाले में, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब 8 पे जाते हैं। अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस। जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं तो सॉल्ट या वाटर बनता है। लेकिन अब कोई हमारे पास, ठीक है, एसिड था, मान लीजिए हमारे पास H2SO4 था, इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता तो क्या बनता Na2SO4, लेकिन हमारा क्या हुआ, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो हमारा बना NaHSO4, ठीक। या फिर हमारा H2CO3 था तो उससे बना NaHCO3। तो इस टाइप से अगर हमारा कुछ बना है तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर आ जाएगा एसिड सॉल्ट। मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें से एक H+ टूट सकता है अभी भी फर्दर, तो ये हो जाएगा हमारा एसिड सॉल्ट। सो 8th का आंसर हो जाएगा बी। अब हम 9th पे आते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड क्या होता है, पानी में घुला हुआ, ठीक। फेरिक क्लोराइड में क्या होते हैं, फेरिक Fe3 पॉजिटिव के कटायंस, ठीक है। जब इसमें NaOH डालते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, तब बनता है FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट। अब ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये किस कलर का होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस कलर के कटायन होते हैं मोरलेस उससे कुछ मिलता जुलता कलर आएगा। तो ये कटायन कैसे थे, ये येलोइश ब्राउन थे, ठीक है ना। तो इसका जो बनेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में रेडिश ब्राउन बनेगा, ठीक। थोड़ा ब्राउनिश कलर आएगा, ब्राउनिश कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है, द करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल समझ में आ गया ना, कौन से वाले हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, वो वाले हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो इसमें क्या चीज़ सेम है, क्या नंबर ऑफ शेल सेम है, नहीं, नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ती जाती हैं जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं। क्या मेटालिक प्रॉपर्टी सेम है, नहीं, सिमिलर हैं पर सेम नहीं है। मेटालिक प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप ग्रुप के नीचे आओगे मेटालिक कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या चीज़ सेम रहेगी, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सबके क्या रहेंगे, 2 रहेंगे, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेम। तो स्ट्रेंथ वाले का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो डिसोसिएट नहीं करेगा। आपको ये थोड़ा सा ब्लड दिख रहा होगा, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइदर डिसोसिएट नॉर आयोनाइज इन वाटर। मतलब पानी में वो उसके आयंस नहीं टूटते हैं, डिसोसिएट नहीं करते हैं। क्या HCl डिसोसिएट करता है, हाँ जी करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो करेगा। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है, हाँ जी हमने खूब देखा, क्वेश्चन देखे उसमें भी करता है। पोटेशियम नाइट्रेट करता है, हाँ जी, KNO3 भी करता है, ठीक। क्या कैल्शियम टेट्राक्लोराइड करता है, नहीं, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है और ये डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक। तो CCl4 इसका एक एग्जांपल हमने जब अपनी प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी उसमें भी देखा था कि CCl4 जो है वो डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक है। एक कोवैलेंट कंपाउंड है और इसका डायपोल भी 0 होता है।
द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें 4 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमें दे दिए गए हैं। पहले वाले का है 2,6, दूसरे का है 2,8, तीसरे का है 2,8,1 और चौथे का है 2,8,7। अब पूछा यह जाएगा कि इसमें से कौन सा पेयर है जो क्या बनाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड। तो 2,6 किसकी तरह लग रहा है आपको? हाँ जी, ऑक्सीजन की तरह। 2,8 किसकी तरह लग रहा है? नियॉन की तरह। 2,8,1 किसकी तरह लग रहा है बताइए? सोडियम की तरह। और Z किसकी तरह लग रहा है आपको? क्लोरीन की तरह। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये तो कोई कंपाउंड बनाता नहीं है, इसको छोड़ दो। ये क्या बनाएगा? आयनिक। और ये क्लोरीन, इसके बारे में ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। एन एटम ऑफ Y, एन एटम ऑफ Z, मतलब Y और Z, NaCl क्या होता है? कोवैलेंट की आयनिक होता है, सबको पता है NaCl। एन एटम ऑफ W एंड एन एटम ऑफ X, W और X नियॉन गैस, ये तो नोबल गैस है ना, ये तो रिएक्शन करेगी ही नहीं। जब रिएक्शन नहीं करेगी तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे आप ऑप्शन को कंसीडर भी मत करिए। ठीक, रिएक्शन ही नहीं हो रही है। 2 एटम्स ऑफ X के 2 एटम्स। ठीक, क्या नियॉन के 2 एटम्स आपस में रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे, नोबल है, स्टेबल है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। 2 एटम्स ऑफ W के 2 एटम्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन के 2 एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा ऑप्शन इसमें से जो करेक्ट आएगा वो आएगा ए वाला। ठीक है, तो 12th का हो गया ए वाला। अब 13 पे आते हैं। सॉरी, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 19। 19 किसका होता है? पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम क्या करेगा? उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2,8,8,1। ठीक, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्या बना लेगा? K पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है और किस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? तो नीचे वाले 2 ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो क्या बनता है? कैटायन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? हम बोलते हैं जब चार्ज पॉजिटिव बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। कौन? पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 19। तो 13 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट ऑफ, 4 हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, अमोनिया, मीथेन, वाटर और अमोनियम आयन। अमोनियम आयन होता है NH4 पॉजिटिव। ठीक, वाटर होता है H2O, मीथेन होता है CH4 और अमोनिया होता है NH3। हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन होगा जिसके ऊपर 2 लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। अब ये लोन पेयर होते क्या हैं आओ देखते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन के साथ, और बाकी कितने बच जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक पेयर बनाते हैं, इस पेयर को बोला जाता है लोन पेयर। ठीक, CH4 के केस में कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो कोई इस तरीके का लोन पेयर उसमें वहाँ पे नहीं बचता है। अब NH3 में जब एक जो लोन पेयर होता है, वही लोन पेयर जब NH3 डोनेट कर देता है एक दूसरे H पॉजिटिव को, तब बनता है अमोनियम आयन। तो यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक, तो ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में होते हैं टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आपके शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, और बाकी 2 लोन पेयर आपके बच जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वाटर। ठीक है, तो वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 14 का इस करेक्ट आंसर इज C। 15 हमें बताया गया है कि एम्पेरिकल मास, ठीक है ना, एम्पेरिकल मास जो है वो है 10। किसका? एक फॉर्मूला बताया गया PQ2। PQ मतलब P कोई एलिमेंट होगा और Q कोई एलिमेंट होगा जो अननोन है, पता नहीं है हमें। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 10, मतलब अगर पूरा जो मॉलिक्यूल होगा इसका जो मास होगा वो 10 होगा। तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो n इंटू एम्पेरिकल मास होता है। एम्पेरिकल मास है 10, n की वैल्यू निकालनी है, मॉलिक्यूलर मास है 30, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 3। n की वैल्यू 3 आ गई। इस 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो P को और Q को, तो P 3 हो जाएगा और Q 6 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा P3 और Q6। ठीक, तो P3 Q6 में D वाले में, तो 15 का आंसर हो जाएगा D। कमिंग टू 16th, ट्राई बेसिक एसिड। एक ऐसा एसिड बताना है जो ट्राई बेसिक हो। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो कि ट्राई बेसिक एसिड है? तो बेसिकली हमें क्या बताना है? एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। कितने हाइड्रोजन देता है? 2 हाइड्रोजन, तो ये हुआ डाई बेसिक एसिड। ठीक,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एसिड है? नहीं। AlOH होल थ्राइस क्या एसिड है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं। ठीक, ये तो एसिड है नहीं, ये तो H पॉजिटिव लूज नहीं करेंगे। H3PO4, H3PO4 हम बना लेते हैं, H3PO4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है तो उस बॉन्ड में ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को पुल कर लेता है, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है। जब ये ज़्यादा पुल कर लेगा, जब ये ज़्यादा पुल कर लेगा तो क्या करेगा? H को छोड़ देगा, तो क्या रह जाएगा सॉल्यूशन में? H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन पे पूरा एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक बार यहाँ से कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से, मतलब 3 ऑक्सीजन से या 3 हाइड्रोजन 3 H+ को लूज़ कर सकता है। तो ये है तो एसिड, पर कितने हाइड्रोजन लूज़ कर रहे हैं? 3। तो जो 3 हाइड्रोजन लूज़ करे या 3 H पॉजिटिव लूज़ करे वो हो जाएगा आपका ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 16th का C। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ कटाइंस हैं। जैसे कौन कौन से कटायन हैं? कैल्शियम के आयंस हैं Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यूप्रिक आयंस हैं Cu पॉजिटिव पॉजिटिव, जिंक के आयंस हैं Zn पॉजिटिव पॉजिटिव और मैग्नीशियम के आयंस हैं। ठीक, हमसे ये पूछा गया है कि कैथोड जो कि एक नेगेटिव प्लेट होती है वहाँ पे कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा। तो हमने मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में ये पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक सीरीज़ होती है डिस्चार्ज होने की। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी आप पढ़ी होगी आपने, तो उसमें आपने देखा होगा एक सीरीज़ होती है डिस्चार्ज होने की कि अगर 4 कटायन हैं या 2 कटायन हैं, ठीक है, तो उनमें सब में रेस लगती है और कौन वो रेस जीत जाता है? वो कटायन रेस जीत जाता है जो कि उस सीरीज़ में नीचे आ रहा हो। ठीक है, जो कि उस सीरीज़ में नीचे आ रहा हो। अगर किसी को रिडक्शन पोटेंशियल समझ में आता है तो आप ये समझ लेना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सीरीज़ पढ़ी थी, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी थी। उस सीरीज़ में सबसे नीचे कौन आता है? सबसे नीचे आता है हाइड्रोजन के बाद आता है चाप। ठीक, चाप में कौन कौन आते थे? कॉपर, Hg, Ag, Au और लेड। अब यहाँ पर कॉपर जो है वो बाकी मेटल्स, डी ब्लॉक के मेटल्स, अल्कलाइन मेटल और अल्कली मेटल, वो सब ऊपर आते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये लोग कम रिएक्टिव होते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पर कौन है जो जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है? यहाँ पर कॉपर जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है क्योंकि वो इस सीरीज़ में सबसे नीचे आता है। इसके निमोनिक हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, शेयर कर रखे हैं आप लोगों से। तो कौन सीरीज़ में नीचे आता है, कौन ऊपर आता है, आप उस निमोनिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे ये 5 आते हैं चाप मतलब कॉपर, Hg, Ag, Au और Pb। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, क्यूप्रिक आयंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, एनोड के ऊपर अगर सॉल्यूशन में बहुत सारे एनाइंस हैं तो कौन सा एनाइन जो होगा वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, किसका चार्ज लूज होगा या कौन उस पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें से हमने एक सीरीज़ याद करी थी FClBrI OH माइनस, और यहाँ पर आ जाते हैं 2, कौन? सल्फेट और नाइट्रेट। ठीक है, तो हमने ये याद करा था कि जो सबसे नीचे होता है इस एनाइन की सीरीज़ में वो एनोड पे सबसे पहले जाता है या सबसे जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो OH माइनस है ऑप्शन नंबर 1 में, वो सबसे पहले जाएगा और डिस्चार्ज होगा कहाँ पे? वो डिस्चार्ज होगा एनोड के ऊपर। ठीक, एसिडिफाइड वाटर जिसमें H पॉजिटिव और OH माइनस है उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, उसमें करंट पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोड लगा के। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। अब जितने C होंगे उतने H होंगे। एम्पेरिकल फार्मूला हमें रेशियो देता है, रिलेटिव नंबर देता है कि H कितने होंगे, C कितने होंगे। तो अगर 1 H है तो 1 C होगा, 2 H है तो 2 C होंगे। हमें एम्पेरिकल फार्मूला से ये रेशियो पता चल गया 1:1 का। वेपर डेंसिटी बताई गई है 13। अब हमें यह पता है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो मॉलिक्यूलर मास हमें मॉलिक्यूल का पता चल गया 13 इंटू 2 दैट इज 26। ठीक, अब बच्चे ये बताओ C और H, C का मास कितना होगा? 12, H का कितना होगा? 1, तो टोटल कितना बनेगा? 13। टोटल मास कितना बनेगा? एम्पेरिकल मास 13, मॉलिक्यूलर मास क्या है? 26। हमें फॉर्मूला याद है ना, हमें पता है कि जो एम्पेरिकल मास होता है, ठीक है, उसे अगर आप n से मल्टीप्लाई करो तो आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। n की वैल्यू जैसे 2 आ गई, इसका मतलब C2 और H2 ये हमारा मॉलिक्यूल है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 टाइम्स रख दिया C को और 2 टाइम्स रख दिया H को, तो C2 और H2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19th वाले का? B। ठीक, C2 और H2।
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड फॉर्म्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन। हमारा जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, ठीक है, CuCl2, वो डीप ब्लू सॉल्यूशन बना लेता है कब? जब इसमें कोई बेस मिलाया जाए। कौन सा बेस मिलाया जाए? हमने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में, ठीक है ना, कि कौन सा बेस मिलाया जाए। दो टाइप के बेस हम मिलाते थे, एक तो हम मिलाते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हम मिलाते थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए, एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए तो ये डीप ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी हमने पूरी स्टडी, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। कौन कौन से होते हैं जो कि एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट डालने पे पहले पीपीटी बनेंगे और फिर उनके सॉल्यूशंस डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा एक कॉपर होता था और एक जिंक होता था, ठीक है। तो ये वहीं से क्वेश्चन उठ के आया है। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है? क्या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन से करती है? नहीं। क्या मेटल वायर में आयन से करती है? बिल्कुल भी नहीं। मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन से करती है और एक्वस सॉल्यूशन में आयन से करती है। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन से? नहीं। जब भी इलेक्ट्रोलाइट में करेगी तो आयन से करेगी, वायर में करेगी तो आयन इलेक्ट्रॉन से करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है एसिड सॉल्यूशन में आयन से। हाँ जी, ये ठीक है। अगर कोई एसिड सॉल्यूशन है, HCl है या H2SO4, उसमें भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है तो वो आयन से कर रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर इज डी। एलिमेंट जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है। अब कम किसका होता था? कम उसका होता था जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता था वो क्या होता था? अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल हमने पढ़े थे ना, Na पॉजिटिव या फिर Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव। तो जो मेटल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर इज ए, ठीक। आसानी से देते हैं तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है बहुत कम। अरेंज करने हैं, सॉरी, अरेंजमेंट दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल का, ठीक, कोवेलेंट कंपाउंड में। तो किसका करेक्ट होगा? यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं? 4, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। यहाँ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, क्लोरीन में भी 8 दिखा रखे हैं, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम देखें डी ऑप्शन में, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, इनकरेक्ट। जबकि जब NH3 बनता है, अमोनिया बनता है, तो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज सी, ठीक है। एक प्रोडक्ट बताइए आप जब एसिड को बेस से मिलाया जाए। एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होती है? यही कि एसिड को जब बेस में मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएंगे। जैसे एसिड क्या होता है? HCl, उसे बेस में मिलाया NaOH में, ठीक, क्या बनेगा? NaCl, सॉल्ट, और H2O, वाटर। अगर और कुछ बन रहा है इसके अलावा, अगर और कुछ बन रहा है इसके अलावा, तो ये डेफिनेशन से हटके हो रहा है, ठीक है ना। तो वो ना, वो एसिड और बेस की डेफिनेशन में नहीं आता। तो एसिड बेस की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। तो क्या बनता है बेटे? बच्चे बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो 24 का आंसर इज सी, ठीक है। इन अ सर्किट बिलो द लैंप लाइट्स अप। अब एक सर्किट है जहां पर लैंप जलने लगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, कंडक्ट कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है तो यहाँ पे आयंस होंगे जो कंडक्ट करवा रहे होंगे। तो कौन से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तब लैंप जल जाए, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे? क्या अल्कोहल में करेगी? नहीं। क्या सोडियम क्लोराइड में करेगी, NaCl, या शुगर में करेगी, या पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड में करेगी? देखिए सॉलिड में तो करेगी ही नहीं, तो सॉलिड की बात ही नहीं है। और यहाँ पर बात एक्वस की है, तो सॉलिड तो आंसर हो भी नहीं सकता, घुला हुआ कुछ होगा जिसके आयंस होंगे। तो आयंस किसके होंगे? Na पॉजिटिव के और Cl नेगेटिव के। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं आपके, शुगर के और अल्कोहल के, ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं कंडक्ट करवा पाते हैं क्योंकि इनके आयंस इतने नहीं टूटते या टूटते ही नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा नॉन मेटालिक कटायन है? कटायन तो बनाते हैं मेटल्स, हमें पता है, K पॉजिटिव मेटल, पोटेशियम मेटल, कॉपर मेटल, सोडियम मेटल, तो ये सारे हो जाएंगे आपके मेटल्स, ठीक है। तो इसमें से कौन है जो नॉन मेटल है? अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। देखिए इसमें दोनों जो आपके आइटम्स हैं, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स ने मिलकर क्या बना लिया? एक नॉन मेटालिक कटायन, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में HCl में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? HCl गैस, HCl गैस होती है। HCl गैस में क्या होते हैं? HCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो HCl के मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं, ठीक।
इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करते हैं, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये हो जाते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो 27 का आंसर इज सी। अब आप एक चीज़ सोचिए, आपने बहुत बार H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी देखा होगा। हाँ जी, जब ये गैस फॉर्म में होता है तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब इसे आप किस सॉल्यूशन में डालते हो, पानी में डालते हो, तो ये टूट जाते हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक प्रॉपर्टीज़ घट रही हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं। जितना आप राइट में जाते जाओगे उतने नॉन मेटल्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 ए। क्वेश्चन नंबर 29, द एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन बोथ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक, फेवरेट क्वेश्चन है ये तो इनका, आईसीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों हों। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सारे के सारे उसके आयंस टूट जाएंगे, तो उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो H2SO4 में मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। नाइट्रिक एसिड में सब टूट जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। एसिटिक एसिड में ये एक ऐसा आंसर है जहाँ पे 100 में से 1 या 2 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, तो यहाँ पर आयंस भी होंगे और मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, HCl में भी सारे के सारे टूट जाएंगे, तो HCl वुड नॉट बी आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, CH3COOH। ठीक है, ये विनेगर में या सिरके में पाया जाता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर हो गया सी 29 का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, बेसिक ऑक्साइड बताना है जो कि अल्कली है। तो अल्कली तो याद है ना, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो ये वाली सीरीज से देखते हैं कौन कौन है। कॉपर ऑक्साइड क्या अल्कली है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, अल्कली नहीं है। सोडियम ऑक्साइड क्या अल्कली है, हाँ सोडियम ऑक्साइड जो है वो अल्कली है। फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये सारे क्या हैं, ये डी ब्लॉक के हैं। तो अल्कली कौन सा है, अल्कली है सोडियम ऑक्साइड। कौन सा बेसिक ऑक्साइड, अच्छा जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे Na2O को आप पानी में डालोगे तो क्या बना लेगा, NaOH। क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। ठीक, बेस बना लेगा, तो ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इफ़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ 2, हमें pH स्केल पे ये देखा था, जितनी pH 7 से कम होती है उतना होता है सॉल्यूशन एसिडिक, और जितनी ज़्यादा होती है उतना होता है सॉल्यूशन बेसिक। अब यहाँ 2 के आसपास अगर pH हो तो सॉल्यूशन बहुत एसिडिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का आंसर है बी, 31 का आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, द एसिडिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है AlOH। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, द एसिडिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एक OH है, एक OH माइनस देगा 1 यूनिट, तो उसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। यहाँ पर 3 OH माइनस है इसके पास, तो ये 3 OH माइनस लूज कर सकता है, तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। ठीक है, तो 32 का आंसर इज 3। हाइड्रा एसिड और दोज एसिड, देखो कुछ एसिड ऐसे होते हैं, तुमने H2SO4 देखा जहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना होता है, पर कुछ एसिड ऐसे होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है। जैसे तुमने देखा HCl, HF, HBr। ठीक है, तो ये कौन से एसिड हैं, क्या ये H पॉजिटिव लूज करेंगे, हाँ ये H पॉजिटिव लूज करेंगे। ठीक, HF, हाँ ये H पॉजिटिव लूज करेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। ठीक है, तो आप आंसर देख लेते हैं। आंसर दिया हुआ है हाइड्रोजन विद मेटल, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटल। हाँ जी, हाइड्रोजन भी है, नॉन मेटल भी है, अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 33 इज सी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। यहाँ Fe3 पॉजिटिव को 3 इलेक्ट्रॉन मिले, Fe बन गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आयरन के 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की सिर्फ एक ही इक्वेशन है, दैट इज
ऑप्शन बी। तो 34 का ऑप्शन हो गया हमारा बी। एक स्टूडेंट है, उसने एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन एक्सेस में बहुत ज़्यादा, ठीक, मिलाया, ठीक, टू ईच सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशंस थे, ये हमारे पास सॉल्ट के सॉल्यूशंस थे। हमने इसमें एक्सेस में क्या मिलाया, हमने इसमें एक्सेस में मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो पहले क्या बनेगा, पहले पीपीटी बनेंगे और उसके बाद वो पीपीटी क्या होंगे, उसके बाद वो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगे। कब वो पीपीटी तब डिसॉल्व होते हैं जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि सॉल्यूशन के अंदर कौन डिसॉल्व होगा बाद में। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले हम ऑप्शंस में ये देखते हैं कि क्या क्या हमें ऑप्शंस गिवन है, ठीक। ऑप्शन गिवन है कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चे। तो कौन सा ऐसा है जहाँ पे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक। हमें ये पता है कि सोडियम का जो सॉल्ट है हाइड्रोक्साइड NaOH वो तो सॉल्युबल ही होता है, वो तो सॉल्युबल ही होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लेड नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, इनके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट बनते हैं वो आगे चल के डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, हमारा ऑप्शन बचा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इससे, ठीक, जिसकी वजह से पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ब्लड दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। विच अपरेटस कुड बी यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट आयरन नेल विद अ कॉपर। एक हमारे पास आयरन की नेल है, इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर हमें लगाना है कॉपर, ठीक। अब कॉपर जब लगाना है तो हमें यह पता है कि जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको रखते हैं एनोड पे, और जिसके ऊपर करनी होती है उसको रखते हैं कैथोड पे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि कैथोड पे रखा जाएगा आयरन की नेल को, ठीक, आयरन की नेल को कैथोड पे रखा जाएगा, एनोड पे रखा जाएगा कॉपर को, ठीक है। अब क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो Cu पॉजिटिव है, सॉल्यूशन के अंदर जो Cu पॉजिटिव है वो जाएगा और यहाँ चिपक जाएगा, ठीक। तो Cu का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, Cu का हो जाएगा रिडक्शन। तो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा, ठीक। और क्या होगा, और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, और सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से कॉपर टूट टूट के गिरेगा एनोड पर से। तो क्या क्या रिएक्शन होगी, कॉपर का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, कॉपर का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आई बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्या नेल को कैथोड पे रखा जाए या एनोड पे। सर नेल को कैथोड पे रखा जाए, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें हमें पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिल रहा है, जहाँ पर नेल जो है वो कैथोड पे है, ठीक, मतलब बैटरी के नेगेटिव चार्ज के साथ। और क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट ही होना चाहिए, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ऊपर के दो ऑप्शन में, ठीक है, ऊपर के दो ऑप्शन में कॉपर सल्फेट है, और नीचे के जो दो ऑप्शन है उसमें आयरन सल्फेट है। तो ये तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो कॉपर ही होना चाहिए। अब हमें कुछ आइटम्स दे रखे हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं, ठीक है, और बना लेते हैं। 2,5 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, किसका होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, सबसे पहले हाय हेलो, फिर लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। बी वाला कौन सा है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, हीलियम, ठीक। 2,6 ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन। फिर 2,8,6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे वाला, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 थे तो उसके जस्ट नीचे कौन आता है, सल्फर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में भी 8, ठीक। तो नियॉन के नीचे कौन सा आता है, आर्गन। नियॉन में होते हैं 2,8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में हमें जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज 2,8,3 13 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, एल्यूमिनियम में। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। अब बताना है 2 एटम्स फ्रॉम सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में कौन से एटम्स होंगे। सेम ग्रुप में लॉजिक क्या है, आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, इसके हैं और इसके हैं। तो सी और डी जो हो जाएंगे वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो 37 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर भी किस में होते हैं, सेम ग्रुप में होते हैं, उससे टीपो, ठीक है। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन ऑफ
द सेम क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे पूछा गया है कि नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नोबल गैसेस वो होंगी जिनके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे ऑप्शन है बी और ई जो कि है हमारी नोबल गैसेस। तो बी और ई जो है वो नोबल गैसेस हैं। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आंसर नंबर सी, आंसर 3, ठीक है, सी। थर्ड हमसे पूछा गया है एटम विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो एटम जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें एक बार फिर से, ठीक है। अब इसमें से बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, ठीक। ऑक्सीजन के अलावा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है, हाँ। लेफ्ट से राइट जाने पे सल्फर भी आता है, लेकिन सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो घटती है। तो जब हम यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक, या फिर नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या बॉटम से टॉप आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलेगा, दैट वुड बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, पर फ्लोरीन यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से होगी कम, ठीक है। तो ऑक्सीजन वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या उस एटम होगा उसका जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। द एटम विच इज़ द हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनका बहुत कम होता है, और जैसे जैसे हम नॉन मेटल्स पे जाते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप नोबल गैस पे आते हो तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आयन बनाना एक नोबल गैस का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो गई, ठीक। वो तो स्टेबल था, अब उसका आयन बना लिया। तो अब ये बताओ बच्चे कि हमें ये पता चल गया कि जो नोबल गैस है उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। नोबल गैसेस का कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक। अभी तो यहाँ तक पढ़ी हमने, ठीक है। क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब ऊपर से नीचे आने पे जनरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकते हैं जनरली, जब मेटल्स की बात कर रहे होते हैं, कहीं भी बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट टेबल में, ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो वही लॉजिक अगर यहाँ लगाया जाए और 2 नोबल गैस को कंपेयर किया जाए, हीलियम को और नियॉन को, तो किसका आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हीलियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि हीलियम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक। नियॉन उसके नीचे आ रहा है। कि लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा कि सर जो शेल नंबर बढ़ रही है और शेल नंबर बढ़ने से साइज़ बढ़ रहा है, तो जिसका साइज़ छोटा उसका आयन बनाना उतना ही मुश्किल, ठीक। तो एटम्स जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा वो कौन से होंगे इसमें से, देखिए बी वाला हो सकता है और ई वाला भी हो सकता है, लेकिन दोनों में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा, बी वाला जीतेगा, ठीक, हीलियम जीत जाएगा। तो हीलियम वुड बी आवर आंसर, ठीक। तो एटम विच हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को किस अप्रोच से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। कितनी जल्दी हम लोगों ने देखा कि कितनी अच्छे लॉजिक लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। पेपर रिलेटिवली इजी आया था और मुझे उम्मीद है आप लोग बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर रहे होगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशंस, थैंक यू।